हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो ये अकाउंटिंग एट अ ग्लांस सीरीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो जो अटैम्प्ट करते हैं उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, कन्वेंशन है, उसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को मैं लास्ट क्लासेस में कवर कर चुकी हूँ, तो आज की क्लास में हम जानेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। जो भी मैंने लिखा हुआ है इन पीपीटीज़ में वो हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, इसीलिए प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या यू कैन से सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टेड यूज़र्स को दी जानी चाहिए कंपनी द्वारा। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिस्क्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि इंटरेस्टेड यूज़र्स के लिए ज़रूरी है वो डिस्क्लोज़ की जाएगी। कंपनीज एक्ट में प्रोविज़न बने हुए हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज़ की जानी चाहिए, वो ड्यू टू दिस फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन ही बने हुए हैं। या हम ये कह सकते हैं कंपनीज एक्ट में जो भी प्रोविज़न बनाए गए, जो भी बैलेंस शीट का कंटेंट और परफॉर्मा सेट किया गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा जो सेट किया गया, उस पर जो कंटेंट डाले गए, वो सभी इसी कन्वेंशन पर बेस्ड हैं। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ फुट नोट आता है वो भी इसी कन्वेंशन के कारण आता है। जो मैं ये लाइनें लिख रही हूँ ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछे जा सकते हैं। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र में कई बार ऑप्शंस में दी जाती हैं कि कौन कौन सी, एक आपको पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे देंगे और ऑप्शंस में पूछ लेंगे कि कौन सी कन्वेंशन है, फुल डिस्क्लोज़र है, ठीक है, या मैटेरियलिटी कन्वेंशन है, या कंसिस्टेंसी है, क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हर लाइन पर। अगर कोई मेथड में चेंज हो रहा है, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड में चेंज है, या डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं उसके मेथड में चेंज है, या हम डाउटफुल डेट के लिए प्रोविज़न बनाते हैं उसके मेथड में चेंज है, तो उसको उस चेंज को भी हमें डिस्क्लोज़ करना है बैलेंस शीट में बाय द वे ऑफ फुट नोट की फॉर्म में। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू को भी फुट नोट में हमें शो करना है। जो कंटिजेंसी लाइबिलिटीज़ हैं उनको बैलेंस शीट में ज़रूर शो करना है। हालांकि आप सबको पता है, आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, तो आपको ये पता होगा कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती हैं। बैलेंस ये वो लाइबिलिटीज़ हैं जिनकी जो कि ऑब्लिगेशन अराइज हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन फिर भी इसे बैलेंस शीट में दिखाना ज़रूरी है। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र, हिंदी में बोलते हैं इसे पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी, जिसमें कि सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए इंटरेस्टेड यूज़र्स के लिए। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा होप सो। नेक्स्ट कन्वेंशन इज़ कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, जिसे कि सारता की परिपाटी भी बोलते हैं। यहाँ पर ये जो कन्वेंशन है, सबसे पहले जो लाइन मैंने लिखी है कि ये कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र का एक्सेप्शन है। फुल डिस्क्लोज़र में कहा गया कि सारी इन्फॉर्मेशन बतानी ज़रूरी है कंपनी द्वारा, बट मैटेरियलिटी कन्वेंशन कहता है कि कोई वो जो ज़रूरी है वही इन्फॉर्मेशन बताइए, जो कि जो आइटम्स इनसिग्निफिकेंट हैं या इररेलेवेंट हैं यूज़र्स के लिए, उसको डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है कि कई बार एक चीज़ ज़रूरी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वही बात दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इमैटेरियल हो या ज़रूरी नहीं होती है। तो अकाउंटेंट को हर ट्रांजैक्शंस की इम्पोर्टेंस को जज करना है और फिर उसको रिकॉर्ड करना है ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, दिस कन्वेंशन, और ताकि हम ये वो अकाउंटिंग सही से हो सके। अकाउंटेंट ये जज करेगा कि ये जो आइटम है ये हमें दिखानी है या नहीं, ये मैटेरियलिटी है इसमें है या नहीं, ये ज़रूरी है या नहीं, राइट। तो कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी सारता की परिपाटी कहती है कि जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उन्हें बैलेंस शीट में, उन्हें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाया जाना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, जो हिंदी में इसे बोलेंगे हम रूढ़िवादिता या सतर्कता की परिपाटी। अब ये रूढ़िवादिता की परिपाटी है, इंग्लिश का वर्ड भी आपको क्लियर हो रहा है, कंजर्वेटिज्म। इस परिपाटी में, इस कन्वेंशन में ये माना गया है, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, कि जितने भी संभावित एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन जो एंटिसिपेटेड गेंस या प्रॉफिट हैं उनको रिकॉर्ड करना की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म है ना कि नुकसान ना हो, कंपनी को नुकसान होने की संभावना है, उसको पहले से ही हम लेके चलें, उसके बारे में प्रोविज़न बना के चलें। हालांकि गेन के बारे में कोई संभावित हमें फ़ायदा होने वाला है, अनरियलाइज्ड गेन है, उसके बारे में हमें यहाँ पर कोई प्रोविज़न बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि गेन तो हो ही जाएगा, हमें बेनिफिट हो ही जाएगा, तो कोई इसका इशू नहीं है। लेकिन नुकसान होने की संभावना हो तो, और कंपनी को इसमें फिर लॉस ना सफ़र करना पड़ जाए, उसकी और ट्रांजैक्शंस इफेक्ट ना हो जाए, उसका काम सफ़र ना करे, इसीलिए पहले से एंटिसिपेटेड लॉसेस को कंसिडर करते हुए चलते हैं। इसी कारण से जो मैंने नीचे स्टेटमेंट लिखी हैं, जो प्रोविज़न बनाए जाते हैं अनसर्टेन लाइबिलिटी के लिए, जो नॉन अनसर्टेन लाइबिलिटी, हमें पता है कि ये लाइबिलिटी होने वाली है लेकिन कितने वो नहीं पता, उसके लिए जो प्रोविज़न बनता है ड्यू टू दिस कन्वेंशन ही बनता है। क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लेस, उसके बेस पर हम क्लोजिंग स्टॉक की जब वैल्यू लिखते हैं बैलेंस शीट में, तो कौन सी वैल्यू ली जाती है, कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट प्राइस, यू कैन से विच एवर इज़ लेस। इसी कॉन्सेप्ट, इसी कन्वेंशन के कारण जो डाउटफुल डेट पर, बैड और डाउटफुल डेट पर प्रोविज़न बना है, वो भी इसी कंजर्वेटिव अप्रोच को लेते हुए बनाया जाता है। साथ ही साथ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, उसको सरेंडर वैल्यू पे हम शो करते हैं, चाहे हमने कितना ही पे अमाउंट किया है उसके लिए, तो सरेंडर वैल्यू पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी को शो किया जाता है ड्यू टू दिस कन्वेंशन। तो आपको ये क्लियर हो गया है, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कन्वेंशन कहती है कि एंटिसिपेटेड लॉसेस को पहले से रिकॉर्ड करके चलें, प्रोविज़न बनाकर चलें, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू कम है उसको लेके चलें, जॉइंट लाइफ पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू को हम लें। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, हर लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज़, अब इसके बाद देखिएगा कंजर्वेटिज्म का इफ़ेक्ट क्या आता है, इससे क्या होगा। देखिए एक्चुअल से नहीं है ये, जो होने वाला है, एंटिसिपेटेड लॉसेस को हम कंसिडर कर रहे हैं, प्रोविज़न बना रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम कम ले रहे हैं, तो इसके कारण क्या होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या यू कैन से इनकम स्टेटमेंट जो है वो डिस्क्लोज करेंगी, वो उससे हमें प्रॉफिट पता तो चलता ही है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से वो प्रॉफिट हमें कम नज़र आएगा एक्चुअल से। दूसरा इसका इफेक्ट रहता है, जो बैलेंस शीट में हम एसेट को शो कर रहे हैं वो कम, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू विच एवर इज लेस है ना, तो अंडर स्टेटमेंट हो जाएगी एसेट्स की, और लाइबिलिटीज़ की ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा आप। तो ये रूढ़िवादिता की परिपाटी हमने क्लियर कर ली है। द नेक्स्ट इज़ कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं समरूपता की या एक रूपता की परिपाटी। अब ये नाम से आपको लग रहा है कंसिस्टेंस, सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड एक बार हमने सेलेक्ट कर लिए तो वो ईयर आफ्टर ईयर हमें वही अप्लाई करने हैं। क्यों करने हैं? ताकि क्योंकि हमें कंपैरिजन करना होता है करंट ईयर की परफॉर्मेंस का प्रीवियस ईयर से, तो वो कंपैरिजन और पॉसिबल हो पाए, और हम जो निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं अपनी फर्म की वर्किंग के बारे में, वो हम कर पाएँ। वो कब पॉसिबल होगा? जब हम सेम मेथड हर साल अडोप्ट करते आ रहे होंगे, तभी हम कंपैरिजन और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी की कन्वेंशन इसी बात पर जोर देती है। हाँ, यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि देखो, मेथड में चेंज नहीं करना है जब तक ज़रूरी ना हो जाए, लेकिन अगर अकाउंटेंट को लगता है कि एक पर्टिकुलर मेथड को चेंज करने से हम अपनी प्रॉफिट्स को, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो मेथड चेंज कर देना चाहिए। द चेंज्ड मेथड मे बी अडॉप्टेड, बट जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी है कि हमने ये मेथड क्यों चेंज किया। मेथड किस चीज़ का, चाहे हम डेप्रिसिएशन मेथड की बात करें, चाहे प्रोविजंस की बात करें, चाहे अकाउंट, जो भी हम अकाउंट बनाते हैं एक मेथड लेके चलते हैं, तो वो मेथड सेम ही रहना चाहिए हर साल, लेकिन अगर चेंज कर रहे हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन भी बाय द वे ऑफ फुटनोट दी जानी ज़रूरी है। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, एक रूपता की परिपाटी ये कहती है। आई होप आपको ये चारों जो कन्वेंशन है वो क्लियर हो गई होंगी। फर्स्ट इज़ फुल डिस्क्लोजर, जो कि पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी थी, मैटरिटी की कन्वेंशन थी, कंजर्वेटिज्म की कन्वेंशन थी, और अभी कंसिस्टेंसी कन्वेंशन थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।